स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ाया आपको, लास्ट आर्टिकल में हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिसिपिटेट करने के, कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के, उनको फ्लोकुलेट करने के तरीके पढ़ रहे थे। और उसमें हमने दो तरीके पढ़ लिए थे कि कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे कोगुलेट किया जा सकता है। और उसमें आपके पास पहला तरीका था कि इलेक्ट्रोफोर्सेस से, कैटाफोर्सेस से हम कोलाइडल सॉल्यूशन कोगुलेट कर सकते हैं। दूसरा म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन था, अपोजिटली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिला सकते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड सोल, उनको मिला दो, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। दो तरीके हो चुके थे हमारे पास, इतना तक काम में काम करवा दिया था। उसके बाद में तीसरा मेथड है यहाँ, किसको, बड़े ध्यान सुनिए कि हम क्या करवा क्या रहे हैं। थर्ड मेथड है किसको, थर्ड मेथड है यहाँ किसको, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिसिपिटेट या कोगुलेट करने का थर्ड मेथड है। और वो है आपके पास यहाँ क्या, बाई हीटिंग और कूलिंग। हीटिंग से भी और कूलिंग से भी, बहुत ज्यादा हीट करने से, आप बहुत ज्यादा कूल करने से भी कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम अलग हो जाते हैं। और इसके मैं आपको तरीका भी बताता हूं, एग्जांपल भी बताता हूं। दूध को हम बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो क्या होता है, दूध को बहुत ज्यादा गर्म करने से क्या होता है, पानी बाहर चला जाएगा, डिस्पर्सिव मीडियम, फैट डिस्पर्सिव फेज, फैट नीचे पे रह जाएंगे, खोए की फॉर्म में खोआ बन जाएगा समझिए, और पानी बाहर चला जाएगा। ये होता है आपके पास। बहुत ज्यादा कूलिंग से भी, बाई हीटिंग और कूलिंग, दूध को बहुत ज्यादा ठंडा कर लो, क्या होता है, फैट ऊपर आ जाएगी, क्रीम जो होगी वो ऊपर आ जाएगी। आइसक्रीम बनाते हैं हम दूध की, क्या करते हैं, डीप फ्रीज में रखते हैं, सुबह देखते हैं उसका आइसक्रीम बनता है, ठीक है, लेकिन फैट ऊपर होती है और पानी नीचे रहता है ज्यादा, और फैट ऊपर आ जाएगी। ये डोमेस्टिक एग्जांपल है किसके, कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट करने के। क्योंकि मिल्क क्या होता है, कोलाइडल सोल होता है, तो बाय हीटिंग और कूलिंग से, हीटिंग और कूलिंग से होता क्या है, जब हम किसी कोलाइडल सोल को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो जो लेयर होती है, जो एडजॉर्ब्ड लेयर है, जो एडजॉर्ब्ड लेयर है वो क्या हो जाएगी, वहां से हट जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी, वो टूट जाएगी, वो जो लेयर है वो टूट जाएगी। अब जो लेयर टूट जाएगी तो जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे। पार्टिकल्स क्या एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होंगे, तो वो क्या बिगर साइज में चले जाएंगे और कोगुलेशन हो जाएगा उनका। ये भी कह सकते हैं आप इसको। ये था बाई हीटिंग और कूलिंग से। फोर्थ मेथड आपके पास बाई प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस। प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस से लंबे समय तक डायलिसिस करो। बाई प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, लंबे समय तक का मतलब क्या हो गया, डायलिसिस क्या था, क्रिस्टलोइड को कोलाइड से अलग कर रहे थे, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को कोलाइड से अलग कर रहे थे। इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन था उसी तो हम क्रिस्टलोइड, ट्रू सॉल्यूशन उसे तो कहते हैं। जैसे नमक को पानी में डाल दिया तो ट्रू सॉल्यूशन है, या क्रिस्टलोइड है, या इलेक्ट्रोलाइट तो होगा NaCl पानी में, तो उसको बाहर निकालना है, समझिए एक तरह से क्रिस्टलोइड को अलग करना है, किससे, कोलाइड से। तो प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस, लंबे समय तक। हमने ये पढ़ा कि कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी होती है किसकी वजह से, ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, वहां थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट भी रहना चाहिए। अब प्रोलॉन्ग्ड या पेरिस्टेंट डायलिसिस से क्या होगा, लंबे समय तक डायलिसिस कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सारा बाहर चला जाएगा। अब सारा बाहर चला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, तो केवल कोलाइडल सॉल्यूशन रह जाएगा वहां, और कोलाइडल सॉल्यूशन रह जाएगा तो क्या चीजें होंगी आपके पास, वहां कोई चार्ज नहीं होगा। कोई चार्ज नहीं होगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाएंगे। वहां इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस है तभी तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वो पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे चार्ज वाले होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे और दूर दूर रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस है नहीं अब, क्योंकि डायलिसिस से हमने इलेक्ट्रोलाइट को तो हटा ही दिया, वहां से रिमूव करवा दिया सारे इलेक्ट्रोलाइट को। तो अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो तो नेगेटिवली पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं बन सकता अब।
तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एग्रीगेट होंगे और प्रिसिपिटेशन में बदल जाएंगे। ये होगा आपके पास फोर्थ मेथड, प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस से, हीटिंग से और प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस से, ये दो। उसके बाद फिफ्थ जो है मेथड आपके पास इंपॉर्टेंट है, बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट को बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, एक कोलाइडल सॉल्यूशन में किसको मिला करके, एक इलेक्ट्रोलाइट को डाल करके, एक कोलाइडल सॉल्यूशन में हम क्या डाल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, तब भी कोलाइडल सोल का क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेशन कोगुलेशन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएंगे कोलाइडल पार्टिकल्स समझिए एक तरह से, या ऊपर जाएंगे, जो भी है, मतलब डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल अलग हो जाएंगे, स्टेबल नहीं रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट को भी डालकर तो हम कैसे कर सकते हैं इन चीजों को, बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। बड़े ध्यान से सुनना, आपको सुनिए कि when an electrolyte is added to the colloidal solution, then the particles of colloidal solution, या the colloidal particle attracts the ion from electrolyte which has opposite charge to it, and get neutralized, and hence coagulation of colloidal soul takes place। मैंने क्या बताया, बड़े ध्यान से सुनना है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन में डाला जाता है, ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, तब जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल के पास या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइट में से उस आयन को अट्रैक्ट कर लेंगे जो कोलाइडल पार्टिकल से अपोजिट चार्ज रखता है, which has opposite charge to the colloidal particles। कोलाइडल पार्टिकल उस आयन को अट्रैक्ट करेंगे जो उन्हीं से या कोलाइडल पार्टिकल से अपोजिट चार्ज रखता हो। जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट में से किसको अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिवली चार्ज को, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो कटायन और आयन से मिलकर बना होता है, इससे मिलकर बना। तो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में आपने कॉमन सॉल्ट डाला, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज है आपके पास यहाँ। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल किस आयन को अट्रैक्ट करेंगे, उसको जो इनसे अपोजिट चार्ज रखता है। तो कोलाइडल पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है तो क्लोराइड को अट्रैक्ट करेंगे, कोलाइडल पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो सोडियम के कटायन को अट्रैक्ट करेंगे। अब अपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब कंबाइन होकर क्या होंगे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो कोलाइडल पार्टिकल के पास कोई चार्ज नहीं रहा, सिमिलर चार्ज वाले पार्टिकल एक दूसरे के साथ एग्रीगेट, और क्या हो जाएगा उनका प्रिसिपिटेशन, क्या जाएगा उनका प्रिसिपिटेशन। ये है आपके पास बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, और सबसे ज्यादा यही चलता है, ठीक है। कोलाइडल सोल को प्रिसिपिटेट करने के तरीकों में सबसे जो ज्यादा यूज होने वाला मेथड है वो यही है, बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मेथड भी बता दिया मैंने कैसे होगा। अब इस तरीके को किसके अकॉर्डिंग अच्छे से समझाएगा, हार्डी-स्कल्ज रूल, हार्डी-स्कल्ज रूल। हार्डी-स्कल्ज जो था उसने क्या बताया, इस तरीके को बड़े अच्छे ढंग से बताया। उसने बताया कि किसी इलेक्ट्रोलाइट को इस कोलाइडल सोल में डाला जाता है तो क्या क्या चीजें जो है ना वो होंगी, कौन कौन सी चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वो इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो काम करेगा, समझिए एक तरह से, ठीक है। ये है आपके पास। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया इसने। पहला क्या था इसके लिए, हार्डी-स्कल्ज रूल के लिए पहला जो था वो क्या था, वो था द इफेक्टिव आयन, बड़े ध्यान से सुना आपको, द इफेक्टिव आयन of an electrolyte
is that which has opposite charge to that of colloidal particle. कि इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्टिव आयन कौन सा होगा? इफेक्टिव कौन सी चीज होती है? असरदार। तो इलेक्ट्रोलाइट का असरदार आयन, इलेक्ट्रोलाइट का वो आयन जो काम करेगा यहाँ कोगुलेशन का, प्रेसिपिटेशन का काम करेगा, वो कौन सा आयन होगा? वो असरदार आयन कौन सा होगा हमारे लिए? वो त्रुपकाइक का कौन सा होगा आयन हमारे लिए, जो कि कोलाइडल सोल को क्या करेगा? प्रेसिपिटेट करेगा। कौन सा? वो जो कोलाइडल पार्टिकल से अपोजिट चार्ज रखेगा, जो कोलाइडल पार्टिकल से अपोजिट चार्ज रखेगा। कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्टिव आयन कौन सा होगा? नेगेटिवली चार्ज। कोलाइडल पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्टिव आयन कौन सा होगा? पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कटायन, सोडियम का आयन। ये चीजें हैं आपके पास। ये था पहला कि इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्टिव आयन कौन सा होगा? वो होगा जो अपोजिट चार्ज रखता है। किससे? कोलाइडल पार्टिकल से। आपको चीज समझ आएगी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट को हमने डाल दिया किसमें? कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइडल सोल्यूशन में, तो उस इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्टिव आयन कौन सा है? इफेक्टिव आयन का मतलब असरदार। उनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा आयन काम करेगा? ये समझ लीजिए आप, क्योंकि इसमें तो कटायन और आयन दोनों होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। तो काम कौन सा करेगा? काम वो आयन करेगा जो कोलाइडल पार्टिकल से अपोजिट चार्ज रखेगा, कोलाइडल पार्टिकल से उल्टा चार्ज रखेगा। कोलाइडल पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिवली चार्ज आयन काम करेगा। कोलाइडल पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव चार्ज आयन काम करेगा। वही इफेक्टिव आयन होगा। एक चीज। दूसरा, ग्रेटर इज द वैलेंसी of an ion. Greater is the valency of an ion. Higher is its coagulating power. आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतना ही उसकी कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी, उतना ही वो किसको? कोलाइडल सोल को ज्यादा कोगुलेट करेगा, ज्यादा प्रेसिपिटेट करेगा। जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी इसकी, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी इसकी, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी इसकी आयन की, उतना ही ज्यादा वो वर्क करेगा। ये समझ लीजिए, कोगुलेट करेगा इसको, कोलाइडल पार्टिकल को। देखिए, मान लीजिए वो कोलाइडल सॉल्यूशन है नेगेटिवली चार्ज। कोलाइडल सोल जो है ना वो है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है? तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिवली चार्ज कौन सा सबसे ज्यादा काम करेगा? जैसे एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, ये सब ज्यादा काम करेगा। बेरियम या मैग्नीशियम, उसकी 2 वैलेंसी होती है, ये उससे कम काम करेगा। और सोडियम सबसे कम काम करेगा। मतलब इसकी 3 वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी, उसका 1 वैलेंसी। तो कोगुलेटिंग पावर ज्यादा नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को इन 3 आयन में से कौन सा ज्यादा प्रेसिपिटेट करेगा? कौन सा जल्दी प्रेसिपिटेट करेगा? कौन सा जल्दी कोगुलेट करेगा? एल्यूमिनियम का। तो किसकी वैलेंसी ज्यादा है तो एक कोगुलेशन पावर भी इसकी ज्यादा। ऐसे ही मान लीजिए कोई कोलाइडल सोल पॉजिटिवली चार्ज है, कोई कोलाइडल सोल कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन है, ठीक है? पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो आपके पास यहां कौन सा आयन अच्छे से अच्छा काम करेगा? तो देखो, जैसे FeCN6 4 नेगेटिव या 3 नेगेटिव, ये ज्यादा काम करेगा। किसकी बजाय? जैसे आप ले लें क्या? आप ले लें यहां सल्फेट 2 नेगेटिव से, और सल्फेट 2 नेगेटिव अच्छा काम करेगा क्लोराइड नेगेटिव से। ये लीजिए, ये 2 तरह का होता है। वैसे यहां एक बीच में ये भी लिख सकते हैं आप, FeCN6 3 नेगेटिव, ये बीच में आ जाएगा यहां के। जिस मतलब कोई कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है तो कौन सा आयन ज्यादा कोगुलेट करेगा?
कोलाइडल सॉल्यूशन को 4 नेगेटिव वाला, जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज को वही ज्यादा कोगुलेट करेगा। फिर 3 नेगेटिव वाला, फिर 2 नेगेटिव वाला, फिर लास्ट में 1 नेगेटिव वाला, ये भी कह सकते हैं आप इसे। ये था हार्डी-स्कल्ज रूल। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो सेकंड चीज है, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी आयन की, ये कंपटीशन में जेई मेन में क्वेश्चन आया था, ये आईआईटी मेन में आया था ये क्वेश्चन। और मैं आपको ये यूनिट आज या सो मंडे को कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं बताऊंगा भी वो क्वेश्चन आपको कि ये किस ईयर में जो है ना आया था। ये चीज आपके पास हार्डी-स्कल्ज रूल। इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्टिव आयन कौन सा होगा? जो कोलाइडल पार्टिकल से अपोजिट चार्ज रखेगा, एक बात। दूसरी बात आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, आयन की जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतना ही उसका कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। ये था हार्डी-स्कल्ज रूल, और अच्छे समझाया मैंने आपको सब एग्जांपल वगैरह दे करके। ये था, ये आपके पास हार्डी-स्कल्ज रूल, हार्डी-स्कल्ज रूल। इसके बाद में आपके पास आगे है जैसे क्या है कि ये जो कोगुलेटिंग पावर वॉल्यूम है, कोगुलेटिंग वैल्यू जो वॉल्यूम है, क्या डेफिनेशन होगा इसका? तो द मिनिमम अमाउंट या कंसंट्रेशन कह सकते हैं, मिनिमम अमाउंट या मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in millimole, that is required to cause precipitation of colloidal soul, of soul hydrocida, of soul is known as coagulating value, कि वो कम से कम कंसंट्रेशन, वो कम से कम अमाउंट किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। आप ये भी कह सकते हैं दैट मस्ट बी एडेड टू प्रिसिपिटेट टू कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन, ये भी कह सकते हैं, आपको बड़ी बात नहीं। या मैंने लिख रखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है कि मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, वो कम से कम मात्रा किसके? इलेक्ट्रोलाइट की, इन मिलीमोल्स, किसमें? मिलीमोल्स में मापते हैं उसे। दैट इज रिक्वायर्ड, जो कि बहुत जरूरी है, टू प्रिसिपिटेशन है ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिसिपिटेट करने के लिए, कोगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का मिनिमम कंसंट्रेशन मिलीमोल में, क्या कहते हैं? इसे कोगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कोगुलेटिंग वैल्यू। जितना आगे चीज जो जरूरी है, क्या होगा आपके पास? स्मॉलर इज द क्वांटिटी या लोअर इज द क्वांटिटी, lower is the quantity of an electrolyte, higher is its coagulating power, ये कह लीजिए कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही कम कंसंट्रेशन में ही कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कर देता है? प्रिसिपिटेट करता है कम कंसंट्रेशन में, और एक ज्यादा कंसंट्रेशन में उसे कोगुलेट कर रहा है, तो किसकी पावर ज्यादा हुई? एक बार दिमाग से सोचो, किसकी पावर ज्यादा हुई? उस इलेक्ट्रोलाइट की जो कम कंसंट्रेशन में ही कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कर रहा है? प्रिसिपिटेट कर रहा है, उसकी पावर ज्यादा हुई। तो जितनी कम कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की कोलाइडल सोल को प्रिसिपिटेट करने के लिए, उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? पावर ज्यादा होगी। ये चीज आपको ये करना, ये डेफिनेशन है कि कम से कम कंसंट्रेशन किसका? इलेक्ट्रोलाइट का, जो मिलीमोल में जरूरत होगी क्या करने के लिए? मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स must be added to a colloidal solution to precipitate, to coagulate, ये भी कह सकते हैं आप, ये भी डेफिनेशन है।
तो कम से कम कंसंट्रेशन या अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल में जरूरत होगी जो कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करेंगे, प्रिसिपिटेट करेंगे। जितनी कम कंसंट्रेशन में ही कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिसिपिटेट कर रहे हैं उतनी उनकी पावर ज्यादा होगी, ये चीज याद है। ये है आपके पास, ये करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास यहाँ आगे क्या होगा वो देखना है हमें कि जो लाइफिलिक सोल होते हैं वो स्टेबल होते हैं। हमने पढ़ा उनके डिफरेंशिएट में लाइफिलिक और लाइफोबिक में कि लाइफिलिक जो सोल होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लाइफिलिक सोल आर स्टेबल, लाइफिलिक जो लिक्विड लविंग होते हैं वो स्टेबल होते हैं। लाइफिलिक सोल्स आर स्टेबल, वो स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड लिविंग होते हैं, लिक्विड में आराम से मिल जाते हैं। क्यों होते हैं? पहला रीजन, द कोलाइडर पार्टिकल हैव सिमिलर चार्ज। कोलाइडर पार्टिकल के पास क्या होता है, सिमिलर चार्ज होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं और स्टेबल होते हैं। आपको पता ही है कि कोलाइडर सॉल्यूशन स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि कोलाइडर पार्टिकल के पास एक जैसा चार्ज होता है, तो वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, रिपेल करते रहते हैं और क्या नहीं होते, वो फिर प्रिसिपिटेट नहीं होते। दूसरी, लाइफिलिक सोल का क्या होता है, सोल्वेशन। सोल्वेशन का मतलब दूसरे मीडियम के अंदर मिलना। स्टार्च, गम, जिलेटिन ये मीडियम में मिल जाएंगे, ये डिस्पर्सन मीडियम जो लिक्विड है उसके अंदर मिल जाएंगे आराम से, स्पेशल मेथड से नहीं बनाने पड़ते। इनको जैसे ही गम, स्टार्च, जिलेटिन को जैसे डिस्पर्सन मीडियम में डालेंगे ये उसके अंदर मिलकर क्या बना देंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन बना देंगे। तो इसके कारण क्या होता है, स्टेबल। इन दो बातों के कारण स्टेबल होते हैं। कौन से? लाइफिलिक सोल। एक चार्ज प्रेजेंट होता है उनके अंदर, कोलाइडल पार्टिकल के पास एक जैसा चार्ज होता है, और दूसरी चीज वो ज्यादा सोलवेटेड होते हैं, डिस्पर्सन मीडियम के साथ, सॉल्वेंट के साथ आराम से मिल जाते हैं और कोलाइडल सोल बना लेते हैं। अब हमें लाइफिलिक सोल को क्या करना हो, कोगुलेट करना हो, तो क्या करना होगा, उसके लिए क्या तरीके हैं, ठीक है। मेथड टू कोगुलेट द लाइफिलिक सोल, क्या मेथड है अब कि लाइफिलिक सोल को हमें क्या करना, प्रिसिपिटेट करना है। तो हमें इन दोनों चीजों को हटा दें, चार्ज और सॉल्वेशन को। तो चार्ज को कैसे हटाएंगे, टू एड इलेक्ट्रोलाइट या बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट को डाल देंगे तो चार्ज, कोलाइडल पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रोलाइट डालते ही वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे और कोगुलेट हो जाएंगे। तो पहली चीज की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे लिए, लाइफिलिक सोल स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल के पास एक जैसा चार्ज होता है। इस चीज को आप कैसे रिमूव करवाएंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट को डाल करके, ठीक है। दूसरी चीज है सोल्वेशन, वो क्या होते हैं, ज्यादा सोल्वेटेड रहते हैं, उनका सोल्वेशन ज्यादा है। इस चीज को कैसे दूर करेंगे आप, सोल्वेशन ज्यादा है तो बाय एडिंग ए सुटेबल सोलवेंट। अब एक सुटेबल सोलवेंट डाल देंगे, सुटेबल सोलवेंट, जैसे लाइफिलिक सोल ऐसा था जो वाटर में बनता था, जिसमें मीडियम था वाटर, और अब हम उसी कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या डाल देंगे, एल्कोहल और ईथर डाल देंगे, एल्कोहल और ईथर डाल देंगे। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन पानी में बन रहा था वो एल्कोहल और ईथर में तो नहीं बनेगा, क्योंकि वहां क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। क्या हो जाएगा वहां, डिहाइड्रेशन, बस। और वो क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। पानी का जो कोलाइडल सॉल्यूशन था उसमें क्या डाल दिया, अपने एल्कोहल और ईथर डाल दिया, तो वो क्या होगा, डिहाइड्रेशन। क्योंकि एल्कोहल और ईथर क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो तो, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो जिस सब्सटेंस ने पानी में अपना कोलाइडल सॉल्यूशन बना रखा था वो किसमें, एल्कोहल और ईथर में नहीं बनाएगा। ये था आपके पास, ये था कि लाइफिलिक सोल कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, और उनको कैसे कोगुलेट किया जा सकता है, किस वजह से वो स्टेबल थे, और अब उस चीज को कैसे दूर किया जा सकता है, ये था। इतने तक का काम करना है आपको। दो चीजें बच गई हैं क्या, एक तो प्रोटेक्शन कह देंगे आप, लाइफ ऑफ बिग सोल को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है कोगुलेशन होने से, और एप्लीकेशन। इमल्सन जो है वो है नहीं यहाँ, अब की बार उनको डिलीट कर दिया चैप्टर से। तो क्या होगा, क्या रहा आपके पास, हमारे पास रहा है, क्या रहा है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, और यहाँ एक लाइफ ऑफ बिग सोल को कैसे बचाया जा सकता है कोगुलेशन से, लाइफ ऑफ बिग को। तो ये चीज है, ये दो आर्टिकल बची हुई हैं, इनको हम करवा देंगे।